हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय महेंद्र में। दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई जो है लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी, जो कि ये शिखर बैच का है। साइंस मैग्नेट में नीरज सर ने आपको ये टीच किया है, पढ़ाया है, तो हमने इसका प्रॉपर नोट्स बनाया है। तो आपको हम पढ़ाने वाले हैं, यानी कि जंतु विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान, जो कि टारगेट जो है रेलवे एग्ज़ाम को टारगेट करके है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी। आप जानते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हैं कि बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी, ये हम शुरू कर रहे हैं। बायो का मतलब होता है कि सजीव, ठीक है। इसके बाद होता है लॉजी, का मतलब होता है कि अध्ययन करना, ठीक। तो मतलब कि बायोलॉजी का मतलब होता है कि हम जितने भी जीवधारी हमारे प्राणी जगत में हैं, जितने भी जंतु जगत में जितने भी जीवधारी हैं, जो सजीव हैं, उसके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? हम बायोलॉजी बोलेंगे हम, ठीक है। ये दो शब्दों से मिला है, बायोस और लोगस, ठीक है। बायोस जो है ग्रीक शब्द है, इसके बाद लोगस मतलब आप जानते हो, इसका मतलब होता है अध्ययन करना होता है। तो हम बायोलॉजी को हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले ये थ्योरी जो है वो इसमें लिखा गया है। थ्योरी में क्या है कि जीव विज्ञान क्या है। देखो, जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान जीवों तथा जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। जीव विज्ञान क्या है? जीवन से संबंधित और जीवों के बारे में अध्ययन है, ठीक है। आइए हम जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करना ही मतलब क्या है? जीव विज्ञान है, उनकी संरचना के बारे में अध्ययन करना, उनमें होने वाले जो विभिन्न कार्य हैं उनके बारे में अध्ययन करना, उनकी वृद्धि कैसे होती है, प्रजनन कैसे होता है और श्वसन कैसे होता है, ठीक है। तमाम प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं जो जीव विज्ञान जीवों में, उनके बारे में अगर अध्ययन हम करते हैं तो उनमें क्या होता है कि वो जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब देखो, जीवों की मुख्य विशेषता क्या है। जीवों की मुख्य विशेषता, जीवों में क्या होता है? पोषण होता है, श्वसन होता है और उत्सर्जन होता है, वृद्धि होती है, गति होती है। किसी भी जीव में अगर ये सभी गुण हैं तो उनमें ये क्या कहलाएगा? ये जीव कहलाएगा, ठीक। किसी भी कोई भी उत्तेजना है, उसके उसके अनुसार अगर वो प्रतिक्रिया कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? जीव है, ठीक। एक्शन रिएक्शन अगर उसमें होगा तो उसमें क्या होगा? जीव है। जैसे अपने हाथ को आप किसी भी स्थान पे रख दोगे तो वहाँ पे अगर उसका रिएक्शन आएगा, मतलब वो क्या कहलाएगा? जीव कहलाएगा, ठीक है। आइए हम पोषण जानते हैं। पोषण किसे बोलते हैं? जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे मान लेते हैं पौधे भोजन बनाते हैं, पौधे जो होते हैं वो भोजन बनाते हैं। जंतु जंतु भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक। देखो, पोषण क्या होता है कि जितने भी प्राणी हैं, ठीक है, उनको मतलब उनको जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ भोज्य पदार्थ यानी कुछ पोषण के माध्यम से वो जीवित रह जाते हैं। जिससे क्या होता है कि उसमें एनर्जी बनती है। इसी के माध्यम से वो क्या करते हैं? अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं पौधे हो गया और भोजन हो गया, तमाम प्रकार के जानवर हो गए, जंतु हो गए, वो भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक। आइए हम श्वसन जानते हैं। श्वसन किसे बोलते हैं हम? श्वसन, जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं, करने के लिए श्वसन करते हैं, ठीक। देखो, श्वसन क्या होता है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है कि हम कोई भी खाना अगर खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मतलब खाना वो जाता है आपके आमाशय में जाता है। अब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद क्या होता है कि वो ऑक्सीजन मतलब कि हम लेते हैं इसको बोलते हैं ऑक्सीश्वसन। जब हम ऑक्सीश्वसन लेते हैं तो ये ग्लूकोज जो होता है वो मतलब टूट जाता है कार्बोहाइड्रेट में और एनर्जी के फॉर्म में। उसके बाद कुछ एटीपी एनर्जी हमको मिलती है, जिससे मनुष्य को क्या कहता है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये श्वसन दो टाइप का होता है। एक होता है कैटाबोलिक होता है, एक होता है क्या? एनाबोलिक होता है, ठीक है। कैटाबोलिक क्या होता है? कैटाबोलिक का मतलब होता है कि कैट से आप याद करो कि मतलब कि बड़े-बड़े जो जो कोई भी अगर मान लें भोज्य पदार्थ है, वो छोटे-छोटे अणुओं में अगर टूट जाता है, ठीक है? उसे बोलते हैं कैटाबोलिक। एनाबोलिक क्या होता है? छोटे-छोटे जो अणु हैं, वो मिल कर के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसे बोले क्या? एनाबोलिक, यानी कि अपापचय। ये बोलते हैं उपापचय, ठीक है? ये सब चीज़ प्रक्रियाएँ होती हैं। आइए हम जानते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे बोलते हैं? उत्सर्जन, जीव शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं, पसीना, मूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब मनुष्य जो है वो मतलब कि भोजन को ग्रहण करता है,
ग्रहण करने के बाद बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, श्वसन हो गया, पोषण हो गया, लास्ट में एक क्रिया होती है वो उत्सर्जन होती है। इसको बोलते हैं कि मल त्याग करना, यानी कि वो रेक्टम के माध्यम से मतलब कि वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, त्वचा के माध्यम से कार्बन पसीने को बाहर निकालता है, फिर इसके बाद जननांगों के माध्यम से ये मूत्र विसर्जित करता है इसके बाद, और तमाम प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसे हम बोलते हैं उत्सर्जन बोलेंगे हम। वृद्धि मतलब क्या होता है, जीवों के आकार और वजन में वृद्धि होती है। इसके बाद निर्जीव नोट क्या है, निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि बाह्य रूप से होती है, ना कि आंतरिक रूप से। जो निर्जीव वस्तु होती हैं वो उनमें जो वृद्धि होती है वो बाहर के रूप से होती है, ना कि आंतरिक रूप से होती है, ठीक है। इसके बाद देखो गति या गति की क्षमता। जीव स्वयं से गति या गति क्षमता प्रदर्शित करते हैं। जीव जो होते हैं वो स्वयं से गति करते हैं या गति की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं, वो गति कहलाता है। जंतु गति करते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, इसीलिए गति करते हैं कि और अपना भोजन वो खुद स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं, मतलब कि उत्पादक पदार्थ पर निर्भर होते हैं, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, गति करते हैं, ठीक। पौधे में भी गति पाई जाती है, ठीक। आइए हम जान लेते हैं उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया। कह रहा है कि जीव प्रकाश, ताप, दर्द आदि उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लाइट आग जल रही है, हम कोई भी अगर जीव को हम उसके हाथ को टच करें या बॉडी को टच करें, वो तुरंत क्या होता है, वो तुरंत रिएक्ट करता है, मतलब पीछे की तरफ खींच लेता है। तो ये सभी जीव में अगर ताप होगा, दर्द होगा, तो उसमें उत्तेजना होगी, ठीक है। आइए, आप जानते हो छुई मुई का जो पौधा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मिमोसा, जो होती है वो लज्जावती पौधा होता है, वो उसको छूने के बाद क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। आइए प्रजनन जानते हैं, प्रजनन किसे बोलते हैं हम, प्रजनन। जीव अपनी नई संतान उत्पन्न करती है। कोई भी अगर जीव है, अगर उसको ब्रह्मांड में मतलब उसको बनाए रखना है, तो क्या करता है, उसमें क्या होता है, प्रजनन होता है, मतलब कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना, वो प्रजनन कहलाता है, ठीक है। प्रजनन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो जो हम पढ़ेंगे प्रजनन, तो उसमें हम और पढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं जीवन काल। जीव जन्म लेते हैं और एक निश्चित समय बाद उनकी मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन काल देखो लेते हैं, सब जीवों का जीवन काल एक निश्चित होता है, यानी कि 2-4 साल का अंतर होता है। जैसे कि मनुष्य के का जन्म जो है वो 60 से 70 एवरेज मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और कुत्ते का अलग जन्म होता है, जीवन काल होता है, ठीक है। हाथी का अलग होता है, मतलब कि इतने साल तक वो जीवित रहते हैं, ठीक। उनका एक अलग मतलब कि औसत जीवन काल होता है, उसी के माध्यम से वो जीते हैं। जीव विज्ञान के जनक जो होते हैं अरस्तु को कहा जाता है। जंतु का अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान के जंतु अरस्तु जी हैं। जंतु विज्ञान के जो पिता हैं उसके अरस्तु हैं, ठीक। पादप का अध्ययन मतलब कि हम पादप के बारे में अगर अध्ययन करें, उसे हम पादप विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक जो है वो थ्योप्रेस्टस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म जीव का अध्ययन मतलब कि सूक्ष्म जीव का अध्ययन अगर हम करते हैं, तो वहाँ पे मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी होता है, उसका अध्ययन जीव विज्ञान के जनक जो है एंटोनी ल्यूवेनहॉक हैं, ठीक है। पोषण न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण एक जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उनके उपयोग की विधि है। पोषण एक जीव द्वारा भोजन को ग्रहण करना और शरीर द्वारा उनके उपयोग की विधि है, ठीक। किसी भी हम भोज्य पदार्थ को हम खाते हैं तो उनमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने भोजन को लिया, फिर लेने के बाद जो है वो उसका मतलब कि बहुत सारी उपापचय की क्रिया, अपचय की क्रिया, फिर बाद में वो छोटी छोटी आंत में जाएगी, फिर बड़ी आंत में जाएगी, फिर वहाँ से एनर्जी को अवशोषित करेगी, तो इसके बाद वो उसका उत्सर्जन होगा, स्वांगीकरण होगा, ठीक है। ये सब बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसे हम पोषण बोलते हैं, ठीक। पोषण की आवश्यकता जो होती है मानव में होती है, पादप में होती है, जीवाणु में होती है, कवक में होती है, सभी को होती है, मैक्सिमम सभी को होती है। वो जो जीव मतलब कि इस जगत में है वो सभी को पोषण की आवश्यकता होती है। उनका अलग अलग उपयोग करने की विधि है, ठीक है। पोषण की विधि जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है स्वपोषी, एक होता है क्या, विषमपोषी। स्वपोषी को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, या विषमपोषी को बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक। स्वपोषी जो स्वयं भोजन बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं पादप जो स्वयं भोजन बनाते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक्स। जो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उससे बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक। अब देखो विषमपोषी जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होलोजोइक हो गया, परजीवी हो गया,
मृतोपजीवी हो गया, सहजीवी हो गया। होलोजीविक हो गया, इसके बाद परजीवी हो गया, मृतोपजीवी हो गया, इसके बाद सहजीवी हो गया। ठीक है। अब देखो स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? हम स्वपोषी बोलेंगे। ठीक है। अब किसी भी पादप में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे कि वो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसी होती है? जैसे मान लेते हैं वायुमंडल से ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से ले लिया क्या? पानी ले लिया। तो इसके बीच में प्रकाश की उपस्थिति होगी और क्लोरोफिल की उपस्थिति होगी, ग्लूकोज बनेगा, इसके बाद जल बनेगा, इसके बाद ऑक्सीजन बनेगा। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद होना चाहिए। ठीक है। एक बार हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे हम, मतलब कैसी ये रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आपको कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वायुमंडल से, इसके बाद H2O जो है वो ज़मीन से, इसके बाद रिएक्शन होगी प्रकाश की उपस्थिति में। एक क्लोरोफिल एक वर्णक होता है जो कि ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है क्लोरोफिल। अब इसके बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, यानी कि C6H12O6 बनता है। इसके बाद जल बनता है, इसके बाद O2 बनता है। ठीक है। ये इसके क्या है? अपशिष्ट उत्पाद हैं। ठीक। तो इसको आप जो है ज़रूर याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक। इसके 4 चरण होते हैं, उसको हम चरण बताएंगे हम। देखो 4 चरण क्या होते हैं? सबसे पहले प्रकाश जो होता है वो मतलब क्लोरीन की उपस्थिति में करता है। सबसे पहले क्लोरीन की उपस्थिति में करता है। ठीक है। दूसरी क्या है? यह एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है। यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है। रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है। इसका क्रम पूछता है। सबसे पहले प्रकाश का अवशोषण होता है, वो क्लोरीन की उपस्थिति में। दूसरा क्या होता है? प्रकाश जो ऊर्जा होता है वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज होता है। तीसरा जो होता है वो जल का अपघटन होता है, यानी कि अगर जल है जल का अपघटन होता है। ठीक है। तीसरा हो गया। फिर चौथा जो है वो आप 3 को क्रम में लगा लोगे, जो बाकी बचा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये एनसीईआरटी की एकदम बेस्ट लाइन है। आपको ऐसे क्वेश्चन को क्रम वाइज पूछ लेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने बताया सबसे पहले Cl2, इसके बाद ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, इसके बाद जल का अवशोषण होगा, यानी कि जल का अपघटन होगा। ठीक है। ये ध्यान देने की बात है। इसके बाद देखो कह रहे पौधा अपना खाना जो है दृश्य प्रकाश द्वारा बनाते हैं। पौधा जो है अपना खाना जो है वो दृश्य प्रकाश के माध्यम से बनाते हैं। पौधे अपना खाना सबसे ज़्यादा मतलब सफ़ेद, इसके बाद लाल, इसके बाद नीला रंग के माध्यम से बनाते हैं। सबसे पहला सफ़ेद हो गया, सफ़ेद, इसके बाद लाल, इसके बाद नीला। पौधा सबसे कम खाना जो है हरे रंग से बनाते हैं। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप इसको शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, या तो इसको हम टेलीग्राम में इसको उपलब्ध करा देंगे साइंस की PDF। विषम पोषी पोषण यानी कि हेट्रोट्रॉपिक पोषण। ठीक है। होलोजॉइक। सबसे पहले होलोजॉइक होती है, मृतोपजीवी होती है, एक होती है समपोषी होती है, ये सब चीज़ होती है। होलोजोइक पोषण वह विधि है जिसमें जीव ठोस भोजन ग्रहण करता है। जिसमें होलोजोइक पोषण वह विधि है जिसमें जीव जो है ठोस भोजन को ग्रहण करता है, शरीर के अंदर उसका पाचन करता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करता है तथा अपचयित भोजन बाहर निकालता है। जैसे मान लेते हैं मनुष्य हो गया, अमीबा हो गई। ठीक है। अब देखो इसके स्टेप क्या है, चरण क्या है। सबसे पहले हमने भोज्य पदार्थ को उसका हमने अंतर्ग्रहण किया, इसके बाद इसका डाइजेशन हो गया, फिर इसके बाद उसका अवशोषण हो गया, इसके बाद उसका स्वांगीकरण हो गया, फिर मलत्याग हो गया, इसके बाद उत्सर्जन हो गया। तो होलोजोइक पोषण वह विधि होती है जिसमें जीव ठोस भोजन को ग्रहण करता है और शरीर के अंदर उसका पाचन करता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, अपचयित भोजन बाहर निकालता है। ठीक। जैसे मान लेते हैं मनुष्य हो गया, अमीबा हो गई। तो इसके इंपॉर्टेंट को आप याद करना बस। होलोजोइक में क्या होता है? मनुष्य होती है और अमीबा होती है। ठोस भोजन को ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करने के बाद उसका पाचन करता है और उसका अपचयित करता है। ठीक है। इसके बाद देखो इसके स्टेप क्या है। स्टेप इसके स्टेप क्या है? सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, इसके बाद पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, इसके बाद स्वांगीकरण होता है, इसके बाद उसका मलत्याग होता है। ठीक। परजीवी मतलब होता है कि ऐसे जीव जो
एक दूसरे पे मतलब देखो पैरासाइट क्या होते हैं। परजीवी पोषण वह पोषण विधि है जिसमें एक जीव दूसरे जीव आश्रयदाता के ऊपर अंदर रहता है और उससे भोजन को प्राप्त करता है। जैसे मान लेते हैं जू हो गया, अमरबेल हो गया। जू का मतलब क्या होता है कि एक जीव जो है वो दूसरे जीव पे रहता है और उससे जो है वो पोषण को प्राप्त करता है। ठीक, उसे बोलते हैं परजीवी यानी कि पैरासाइट बोलते हैं। इसमें दो एग्जांपल हो गए, अमरबेल और जू। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कसकटा। मृतोपजीवी पोषण क्या होता है? मृतोपजीवी पोषण वह पोषण होता है जिसमें जीव मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थ जैसे मान लो सूखे पत्ते, गिरे हुए फल, मरे हुए जीव पदार्थों से भोजन को प्राप्त करते हैं। इसको बोलते हैं मृतोपजीवी पोषण। उदाहरण मतलब हो गया कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है? पोषण की प्रक्रिया देखो, सैप्रोफाइट्स जीव मृत पदार्थ पर पाचक एंजाइम छोड़ते हैं। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो जीव जो होते हैं वो मृत पदार्थ यानी कि मृत मतलब कोई भी अगर जानवर की डेड बॉडी हो गई तो उस पर एक ऐसा एंजाइम्स छोड़ते हैं। एंजाइम्स छोड़ने के बाद वो मतलब कि ये ऐसा एंजाइम होता है कि जो मतलब कि उसको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ दे। उस ये होते हैं सैप्रोफाइट्स। ये एंजाइम मतलब कि जटिल पदार्थों को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में तोड़ देते हैं। बना हुआ भोजन पोषण द्वारा शरीर में ले लिया जाता है। ठीक है, अब देखो मृतोपजीवी पोषण को बाह्य पाचन भी कहते हैं। नोट, मशरूम सड़ी गली लकड़ी या पत्तियों पर उगता है। जो मशरूम होता है वो सड़ी गली लकड़ी पे या तो पत्तियों पर उगता है। राइजोपस क्या होता है? इसे ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फफूदी होता है, यानी कि राइजोपस इसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। एक प्रकार से क्या है? फफूदी है। मशरूम और राइजोपस दोनों क्या है? ये मृतोपजीवी विधि द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जबकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि मशरूम और राइजोपस जो है ये मृतोपजीवी विधि के द्वारा क्या होते हैं? पोषण करते हैं। मशरूम या सैप्रोफाइट्स या क्या है? कवक है। मशरूम या सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फंगाई है, यानी कि कवक हैं। अब देख लेते हैं, कह रहा है पेंसिलिन भी एक प्रकार का कवक है। जितने भी कवक हैं वो सभी क्या है? मृतोपजीवी विधि द्वारा पोषण को प्रदान करते हैं। ठीक, अब देखो सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक क्या होता है? देखो सहजीवी का मतलब होता है सहजीवी। सहजीवी पोषण वह पोषण विधि है जिसमें दो भिन्न जीव एक साथ रहते हैं और दोनों को इस संबंध में क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे? सहजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं लाइकेन। ठीक है, लाइकेन मतलब कि दोनों जीवों पर इसको लाभ होता है। सहजीवी पोषण कैसे करते हैं? सहजीवी पोषण में दोनों जीव एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। एक जीव भोजन या आश्रय देता है जबकि दूसरा जीव पोषक तत्व या सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि दो जीव हैं तो एक जीव जो है दूसरे को आश्रय देगा और ये दूसरा जीव जो है इसको मतलब कि सुरक्षा प्रदान करेगा। मतलब कि अन्य कोई जीव जो है इस पर अटैक ना कर दें और आपस में मतलब कि दोनों लोग संरक्षित रहें। ठीक है, आइए हम लाइकेन की बात करें हम एग्जाम्पल में। लाइकेन जो है, लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। लाइकेन जो है वो शैवाल और सहजीवी का लाइकेन जो होता है वो शैवाल और कवक का मतलब कि एक सहजीवी का संबंध होता है। ठीक, अब देखो शैवाल जो होता है वो भोजन को बनाता है जबकि कवक जो है सुरक्षा और जल प्रदान करता है। ठीक, शैवाल जो होता है, आप एल्गी आप जानते हो ना, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होती है जो कि भोजन को बनाने का काम करता है। जबकि कवक जो होती है वो उसको सुरक्षा और उसको मतलब कि वाटर वगैरह मतलब उसको प्रदान करने की कोशिश करता है। ठीक, आइए हम जान लेते हैं दलहनी पौधों में दलहनी राइजोबियम और दलहनी पौधों में क्या होता है। देखो राइजोबियम और दलहनी पौधे, देखो राइजोबियम और बैक्टीरिया दलहनी पौधों में की जड़ों में रहते हैं। जो राइजोबियम होता है बैक्टीरिया होता है दलहनी पौधों की जड़ों में रहते हैं। बैक्टीरिया नाइट्रो स्थिरीकरण करता है जबकि पौधा भोजन को आश्रय प्रदान करता है। ठीक, बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है और पौधा जो है भोजन व आश्रय देता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं मनुष्य और आंतों के बैक्टीरिया। मनुष्य और आंतों की बैक्टीरिया।
मनुष्य और आंतों की बैक्टीरिया। मानव आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पाचन में मदद करते हैं। मनुष्य उन्हें भोजन और रहने का जगह देता है। ठीक है, मनुष्य और आंतों की बैक्टीरिया। मानव आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पाचन में मदद करते हैं। मनुष्य उन्हें भोजन और रहने का स्थान देता है। ठीक है। कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप क्या है? कीटभक्षी पादप पौधे विशिष्ट पौधे होते हैं जो पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए कीटों के फंसाते और पचाते हैं। कीट भक्षी पादप ऐसे भक्षी पादप होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने मतलब मुख द्वार को ऐसे खोल देते हैं। खोलने के बाद वहाँ पे कीट अगर कुछ वहाँ पे उपस्थित हो गए, उपस्थित होने के बाद वो अपने जो है अपने जो ऊपर का जो वो होता है मतलब एक प्रकार से ऐसे ढकने के लिए होता है, उसको आप वैसे बंद कर देते हैं, जो कि उसको फंसा लेते हैं। फंसाने के बाद उसको पचाते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट हो गया और सनई यू। ठीक। पोषक तत्व। पोषक तत्व इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व भोजन के घटक हैं जो वृद्धि, ऊर्जा और जीवन कार्यों को बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? भोजन के बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया और खनिज हो गया। मतलब कि वो जीवन को क्या करते हैं कि बनाए रखने के लिए, उसको उपयोगी, उसको मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन्स हो गए, इसके बाद खनिज हो गए और एडीसी हो गया। पोषक तत्व की आवश्यकता क्या क्यों है? पोषक तत्व की आवश्यकता क्या है देख लेते हैं। ऊर्जा देने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं। संरक्षी जो भोजन होते हैं वो विटामिन्स होते हैं और खनिज होते हैं। और शरीर में निर्माण में सहायक जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। अब जो संरक्षी भोजन होते हैं, विटामिन्स और खनिज होती हैं। जो विटामिन्स और खनिज होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है बृहद पोषी स्तक, एक होता है सूक्ष्म पोषी। उसमें बृहद में हम बताएंगे, बृहद में होता है NPK। ठीक है, सल्फर, मैग्नीशियम और एक और होता है, याद नहीं आ रहा है, मतलब कि ये 6 होते हैं। ठीक है, एक होता है वो 7 होता है न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होते हैं? बृहद यानी कि मैक्रो होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके बाद पोटेशियम, इसके बाद सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एक और है याद नहीं आ रहा है। ये 6 होते हैं। क्या होते हैं? ये मैक्रो होते हैं। बाकी 7 जो होते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रो होते हैं, मतलब सूक्ष्म होते हैं। ठीक, इसके बाद कुल मिला के कितने होते हैं? कुल मिला के 13 जो होते हैं, 13 एग्जाम में पूछता है आपसे। ठीक है, इसके बाद देख लो तो पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण देखो, यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है मैक्रो पोषक तत्व जो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जैसे 300 ग्राम, 50 ग्राम। ठीक है, इसके बाद माइक्रो जो होते हैं वो विटामिन्स होते हैं, वो खनिज होते हैं जो भी कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। माइक्रो पोषक तत्व जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, जल होती है, आदि होती है। ठीक है, जैसे 300 ग्राम प्रतिदिन मतलब कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है मनुष्य को, और 80 ग्राम प्रतिदिन वसा की आवश्यकता होती है। पर डे इतना लेना चाहिए। अगर आप जल जो है आप पानी आप पीते हो तो 5 से 6 लीटर पानी पर डे आपको पीना इतना आवश्यकता है। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, यानी कि CH2O और Y। ठीक है, ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के शुगर को हम शर्करा के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ये ऊर्जा देने वाले अणु हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी कि 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट आप एक्सेप्ट करते हो तो वहाँ पे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है मिलती है। दैनिक आवश्यकता लगभग 300 ग्राम होती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं आइए हम इसको देख लेते हैं।
तो गाइस हम देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत होते हैं वो अनाज, फल, सब्जियां, दलहन, डेयरी उत्पाद और मीठे फल, जितने भी ये सब होते हैं, ये सब का क्या होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हमने बताया कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, वो कार्बन होता है, ठीक। अनाज, अनाज में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या है, अनाज के अंतर्गत आता है। फल में आप जानते हैं सेब हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गया, संतरा हो गया, ये सब क्या है, सेब फल के अंदर। सब्जियों में क्या हो गया, आलू हो गया, मटर हो गया, गाजर हो गया। दलहन में मूंग हो गया, चना हो गया, दाल हो गई। डेयरी उत्पाद में क्या हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये सब क्या है, डेयरी उत्पाद में है। देखो मीठे खाद्य में क्या होता है, मीठे खाद्य जैसे शहद हो गया, चीनी हो गया, गुड़ होते हैं, ये सब क्या है, मीठे खाद्य पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पोलोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। इसके बाद डाइसैकेराइड में क्या होता है, डाइसैकेराइड जो होती हैं वो सब क्या होती हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, और यह थोड़ी जटिल होती हैं। डाइसैकेराइड क्या होती हैं, मतलब कि दो से मिलकर बनी होती हैं, जैसे मान लेते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और क्या है, गैलेक्टोज, ठीक है। अब देख लेते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा तो क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा तो क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। और फ्रक्टोज अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल गया, ये बन जाएगा माल्टोज, बन जाएगा माल्टोज बन जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज फ्रक्टोज मिला तो सुक्रोज बना दिया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन गया तो लैक्टोज बन गया, और ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल गया, ये बन गया माल्टोज बन गया, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके साथ ट्रिक भी होती है, ट्रिक क्या है, एस जी एफ। इसका मतलब एस जी एफ का मतलब हो गया, सुक्रोज जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। एल जी जी, इसका मतलब होता है लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। एम जी जी, इसका मतलब माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये क्या है, इसके चरण हैं, मतलब इसके 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, ये सब चीज़ है गैलेक्टोज। आइए हम जानते हैं पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ये सबसे अधिक जटिल होती हैं, जैसे मान लें स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, आदि होता है। स्टार्च आप जानते हो, ये हमेशा ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि पौधों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, ठीक है। सेलुलोज जो होता है वो जानवरों में पाया जाता है। ग्लूकोज जो होता है वो जो हम खाना खाते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में, मतलब वो एकत्र होता है, ठीक है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी के फॉर्म में मतलब कि एकत्र होती है, ठीक। आइए हम जानते हैं स्टार्च जो है बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। स्टार्च जो है वो बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और मोनोसैकेराइड आइए शुरू करते हैं। मोनोसैकेराइड यानी कि C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। मोनोसैकेराइड मतलब इसका जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक अणु है। ग्लूकोज, इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं, इसे मतलब ब्लड शुगर भी बोलते हैं। हमारे ब्लड में रक्त नलिका में क्या होता है, ये एक ब्लड शुगर होती है, इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो आदमी को इंसुलिन की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे गैलेक्टोज क्या होता है, यह लैक्टोज के विखंडन से बनता है। गैलेक्टोज जो होता है वो लैक्टोज के विखंडन से बनता है। और फ्रक्टोज जो होता है वो प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है सेब खाते हो, ठीक है, आप आम खाते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। और गैलेक्टोज जो होता है वो लैक्टोज के विखंडन से बनता है। और ग्लूकोज जो होता है इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड जो होता है वो C12H22O11, C6 C12H22O11। सुक्रोज जो होता है आपने बताया ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। सुक्रोज को घरेलू चीनी यानी कि टेबल शुगर भी कहा जाता है। सुक्रोज को क्या बोलते हैं हम,
टेबल शुगर भी कहा जाता है, जो कि एग्जाम से आपसे पूछ लेता है टेबल शुगर कौन सी है, तो सुक्रोज होती है। सुक्रोज किससे बनी होती है? SGG यानी कि ग्लूकोज, SGF यानी कि सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बना होता है, दूध में पाया जाता है, मिठास से कार्ड होती है इसमें। माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर होता है, जौ के पानी में पाया जाता है। ठीक। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड मतलब ग्लाइकोजन जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप है। ठीक है, यानी कि पॉलीसैकेराइड जो होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाई जाती है। सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज ये पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, ये पादप कोशिका भित्ति में पाया जाता है। यह विश्व में सर्वाधिक प्राप्त शर्करा है, यानी कि यह विश्व में सबसे ज़्यादा जो होती है प्राप्त शर्करा होती है सेलुलोज होती है। ठीक, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये क्या होती है? सेलुलोज होती है। कहाँ पाई जाती है? ये पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। अब जानते हो आप, कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादप कोशिका में होती है, न कि जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है उसका कार्य जो होता है उसको पादप की सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है, ये आपसे इसका अंतर आपसे पूछ लेता है। आइए हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है पौधों में स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है पौधों में स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, जैसे आलू हो गया, चावल हो गया आदि में पाया जाता है। ठीक, आलू चावल पाया जाता है। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स जो होता है वो प्रोटीन शरीर में ऊतकों का निर्माण और उसका मरम्मत करना। क्या, जैसे कि प्रोटीन्स जो होता है वो क्या करता है हमारी बॉडी में उसके ऊतक का विकास करेगा, उसकी मरम्मत करेगा, उसको डेवलप करेगा। ये क्या होता है? प्रोटीन्स का काम होता है। ठीक, ये वे एंजाइम जो हार्मोन और अन्य शरीर के रसायनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोटीन्स कहलाते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्रदान होती है, जो कि इम्पोर्टेंट है। 2 अमीनो अम्ल के बीच में बंध जो होता है वो पेप्टाइड बंध होता है। जो 2 अमीनो एसिड जो होता है उसके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन को जो होता है पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला के रूप में होते हैं। प्रोटीन्स के पाचन से अमीनो अम्ल मिलता है। प्रोटीन के पाचन से हमें क्या मिलता है? अमीनो अम्ल मिलता है। ठीक, प्रोटीन के स्रोत जो होते हैं जो कि भौतिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मांस हो गया, मछली हो गया, फिर अंडे हो गए, दूध हो गए और पनीर हो गए। और जो मतलब पशु के स्रोत के रूप में, जो पशु से जो उत्पाद के रूप में मिलते हैं, मांस हो गया, मछली हो गए, अंडे हो गए, दूध हो गए, पनीर हो गए, यानी कि पशुओं से जो हमें ये मिले हैं उसे हम प्रोटीन्स बोलेंगे। हम वनस्पति स्रोत जो हैं होती हैं दालें हो गया, नट्स हो गई, बीज हो गई, सोयाबीन हो गया और टोफू हो गया, ये प्रोटीन्स के में। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रोटीन्स की कमी से जो बहुत सारे रोग होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन से कमी से होने वाले रोग, क्वाशीकोर्कर। यह रोग तब होता है जब बच्चे की प्रोटीन की कमी होती है। यह रोग तब होता है जब बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है जबकि अन्य भोजन मिल रहा होता है। जबकि अन्य से क्या होता है? भोजन मिल रहा होता है। ठीक, इसके पेट और चेहरे में सूजन, हाथ पैर पतले हो जाना। इसके पेट और चेहरे में सूजन हो जाती है। पेट और चेहरे में क्या हो जाता है? सूजन होती है। इसके बाद इसके हाथ और पैर पतले हो जाते हैं, कमजोरी हो जाती है और इसकी वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है और जाना दिखाई देती है। इसलिए प्रोटीन युक्त जो है आहार जो है मनुष्यों को करना चाहिए, नहीं तो ये सब लक्षण आपको दिखाई देंगे। मैरस्मस या कुपोषण जो होता है यह रोग तब होता है जब शरीर को भोजन और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है। ये मैरस्मस रोग कुपोषण क्या होता है? जब यह रोग तब होता है जब भोजन भी नहीं करेगा, उस प्रोटीन्स भी नहीं लेगा, तब जाके कुपोषण और मैरस्मस रोग जो हो जाता है। इसमें क्या होता है? शरीर जो होता है बहुत ही दुबलापन हो जाता है और सूखी त्वचा हो जाती है, कमजोरी होती है और सूजन नहीं होती है, जो कि प्रोटीन की कमी से चेहरे पे सूजन हो जाती है। अब देखो प्रोटीन्स जो होते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। दूध में जो होता है वो कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और बाल, नाखून और त्वचा में ये केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। त्वचा, हड्डियाँ, उपास्थि में कोलेजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में मायोसिन और एक्टिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। गेहूँ और जौ में क्या हमने बताया था? ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है।
आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन का काम क्या करता है कि शरीर के विभिन्न अंगों को मतलब ऑक्सीजन मतलब कि शुद्ध रक्त को परिवहन करना। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वसा के कार्य, वसा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं और शरीर के ऊर्जा प्रदान करने के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, वसा क्या करते हैं? वसा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है जो कि शरीर को ऊर्जा और चिकनाई के रूप में हम कह सकते हैं वो प्रदान करने के काम करते हैं। वे विटामिन्स जो ए, डी, ई व के अवशोषण में मदद करते हैं। ये ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल यानी कि ए, डी, ई, के, यानी कि अगर हम कह दें कि जल में घुलनशील विटामिन जो होती हैं वो बी, सी याद होती हैं, और ए, डी, ई और के ये क्या होती है? फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में अवशोषण के रूप में काम करती है। जल में घुलनशील होते हैं, ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये जो है वन शॉट वीडियो है जो कि इसमें कंप्लीट जो है न्यूट्रिशन का चैप्टर कराया गया है। आप लोग जितने भी यार दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, अगर इसको वीडियो को वॉच कर रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के पास को भेजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। वसा जो है शरीर में गर्म रखने में मदद करता है। जो वसा होते हैं वो शरीर को मतलब कि गर्म रखने में मदद करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है बहुत ही मोटा है तो उसको ठंडी कम लगेगी। ठीक, और महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करते हैं। महत्वपूर्ण अंगों की क्या करते हैं? वो सुरक्षा करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे जो पैर के तलवे होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है? वसा पाई जाती है, जो कि हमारे चलने में मदद करते हैं। और बहुत सारी हड्डियाँ जो होती हैं वो नीचे उसको सुरक्षा के रूप में भी कार्यरत होते हैं। हमारे हाथ में बहुत सारी वसाएँ पाई जाती हैं, जो कि हम कोई भी अगर भारी पदार्थ उठा लेते हैं तो उससे भी मतलब कि बहुत सारे वसा के माध्यम से वहाँ पे जो हड्डियाँ होती जुड़ी होती हैं उनको मतलब कि सुरक्षा के रूप में भी कार्यरत होती हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा का निर्माण वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर होता है। वसा का निर्माण होता है वसी अम्ल के रूप में होता है और ग्लिसरॉल से मिलकर होता है। और 1 ग्राम वसा से 9.3 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडिपोज ऊतक यह वसा के स्टोर को संग्रहण करता है। एडिपोज जो ऊतक होता है यह वसा के स्टोर या संग्रहण करता है। वसा का सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 CnH2n+1 यानी कि COOH यानी कि CnH2n+1 COOH। ठीक है, एन की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 जो भी रख सकते हो, ठीक, अपने हिसाब से। इसके बाद संतृप्त वसा क्या होती है? शरीर में लिए अच्छी नहीं होती है। संतृप्त वसा मतलब कि सैचुरेटेड फैट जो होती है वो शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। असंतृप्त वसा जो होती है, अब देखो संतृप्त वसा कहाँ पाई जाती है? ये वसा ऐसी होती है जो कि मांस में होती है, पनीर में होती है। ठीक है, ये सब होती हैं। ठीक, इसके बाद देखो असंतृप्त वसा क्या होती है? जो मतलब कि पेड़ पौधों से मिलती है। जैसे मान लेते हैं सोयाबीन का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये सब क्या है? असंतृप्त वसा है। अब देखो संतृप्त वसा विशेषता क्या होती है? ये फैट साधारण रासायनिक संरचना वाले होते हैं और कम तापमान पर ठोस होते हैं। ये कम तापमान पर क्या होते हैं? वो ठोस होते हैं। साधारण रासायनिक संरचना वाले होते हैं, ये कम तापमान पर ठोस होते हैं। इनका स्रोत क्या है? मक्खन होता है, घी होता है, मांस होता है, पनीर होते हैं, आदि होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक नहीं होती हैं, जबकि असंतृप्त वसा जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। आइए हम शुरू करते हैं असंतृप्त वसा। ये फैट और जटिल रासायनिक संरचना वाले होते हैं, वो कम तापमान पर क्या होते हैं? वो तरल होते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं उदाहरण मछली का तेल, यानी कि मछली हमको खानी चाहिए, जो कि इसमें अनसैचुरेटेड फैट पाई जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सोयाबीन का तेल हो गया और सूर्यमुखी का तेल हो गया। अपवाद में क्या होता है? अपवाद में क्या होता है? नारियल का तेल जो है वो संतृप्त वसा का उदाहरण है। अपवाद होता ही है, हर जगह अपवाद होता है। विटामिन्स एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन्स एक ऐसा पोषक तत्व होता है जिसकी शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ताकि शरीर सही तरीके से बढ़ सके और स्वस्थ रह सके और सामान्य शारीरिक क्रियाएं ठीक से कर सके। वो सब क्या होती हैं? विटामिन्स होती हैं। ठीक,
अब जान लेते हैं कि विटामिन्स जो होती हैं, विटामिन या तो पानी में घुलनशील होगी या फैट में घुलनशील होगी। हमने बताया कि फैट में घुलनशील जो विटामिन होती हैं वो क्या होती हैं, ए, डी और ई और के होती है, ये फैट में घुलनशील विटामिन होती हैं। और वाटर में घुलनशील जो होती हैं बी सी, इसको दो याद कर लो आप, डब्ल्यू बी सी से याद कर लो, यानी कि डब्ल्यू बी सी मतलब क्या, रक्त का एक प्रकार होता है, उसको आप याद कर लो कि डब्ल्यू मतलब वाटर में घुलनशील, बी और सी, इसके बाद बाकी जो है फैट में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ये पूछ लेता है आपसे। विटामिन के वैज्ञानिक नाम क्या क्या हैं, आइए हम जान लेते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक क्या है, रेटिनॉल है। सी का क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ई का क्या है, टोकोफेरॉल है। के का क्या है, फाइलोक्विनोन है। ठीक है, फाइलोक्विनोन है विटामिन के का नाम। इसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। विटामिन जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन है समझ लो भाई, जो पूछ लेगा बी कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ पे 6 7 8, क्या टिक करना है, 8। ठीक है, याद कैसे करोगे आप देखो ये 8 की तरह बन रहा है ना बी, तो समझ लो बी जो है 8 प्रकार के होते हैं। बी 1 जो होता है वो थायमिन, बी 2 जो होता है राइबोफ्लेविन होता है। इसके बाद बी 3 जो होता है वो नियासिन होता है, आपको याद ही होगा बी 3 क्या होता है, नियासिन होता है। बी 5 जो होता है पेंटाथोनिक एसिड होता है। बी 6 क्या होता है, पायरोक्सिन होता है। बी 7 जो होता है वो बायोटीन होता है। बी 9 जो होता है फोलिक अम्ल होता है। बी 12 जो होता है साइनोकोबालामिन होता है। ठीक है, विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। विटामिन ए का स्रोत जो होता है वो गाजर होता है, शकरकंद होती है, पालक होती है, मछली होती है, ईटीसी। आपके एग्जाम में विटामिन ए बी सी का रसायन नाम आ जाएगा, लेकिन आप ये जानते रहिए कि इसका स्रोत क्या होता है, इसके कार्य क्या क्या होते हैं। कार्य क्या है, देखो दृष्टि आपकी अच्छी होगी, प्रतिरक्षा प्रणाली भी आपकी बेहतरीन होगी, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमी से होने वाले रोग जो होते हैं वो रतौंधी हो गया, असुशुष्क यानी कि आपके आँख से संबंधित जो है प्रॉब्लम हो गई, और कैरेटोमलेशिया ये हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं विटामिन सी का स्रोत। विटामिन सी का स्रोत ये खट्टे फल में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, घाव को भरना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। विटामिन सी, इससे कमी से होने वाले रोग जो होते हैं, विस्कर्वी हो गया, मसूड़ों में सूजन हो गई, रक्त का आना हो गया, ये विटामिन सी के माध्यम से होता है। सामान्य जुकाम के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। सामान्य जुकाम के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। विटामिन डी, आइए विटामिन डी के स्रोत, सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, ये क्या है, फोर्टिफाइड दूध, ये विटामिन डी के आवश्यक तत्व हैं, सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल और फोर्टिफाइड दूध। इसका कार्य क्या है, कैल्शियम का अवशोषण और हड्डी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैल्शियम का अवशोषण करते हैं और हड्डी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं विटामिन डी। इससे कमी से क्या क्या रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम का एक रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम का एक रोग हो जाता है। विटामिन ई के स्रोत जो होते हैं, विटामिन ई के स्रोत जो होते हैं वो नट्स हो गया, बीज हो गया, वनस्पति तेल हो गया और हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, जो कि आपकी प्रजनन क्षमता और सौंदर्य का विटामिन भी इसे बोलते हैं हम, इसको बनाए रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है, देखो विटामिन ई का कार्य क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में कार्य करता है और झिल्ली के सुरक्षा कार्य और झिल्ली की सुरक्षात्मक कार्य करता है। इसके कमी से होने वाला जो होता है न्यूरोलॉजिक समस्याएं जो होती हैं, तंत्रिका संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, और समय से आप पहले बुढ़ापा आना, इसी को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब कि आपकी कम उम्र में आप ज़्यादा दिखाई दोगे। ठीक है, अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी, इसलिए विटामिन ई को बहुत ही ज़रूरी है आपको लेना, यानी किसी कमी से बांझपन भी हो जाएगा, बांझपन। ठीक है, इसीलिए जो बीज वगैरह होता है उसको प्रॉपर आप लेना चाहिए। विटामिन ई को क्या बोलते हैं हम, सौंदर्य का विटामिन बोलते हैं। ठीक है, विटामिन ई देख लेते हैं एक बार, जो कि हमारे लाइफ से संबंधित है, उसको आप देख लेते हैं क्या क्या इसके स्रोत होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जितना भी हो सके आप खाया करिए, बस सब्जियाँ, फिर तेल हो गया, फिर वनस्पति तेल हो गया, नट्स यानी कि क्या बोलते हैं, बीज युक्त जितने भी होते हैं, जैसे क्या आप बोल सकते हो आप, चने वगैरह हो गया, अंकुरित चने हो गया, इसके बाद बीज हो गया, ये सब चीज़ खानी बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। इसके बाद कमी से होने वाले रोग हमने देख लिया। विटामिन के क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है,
फाइलोक्विनोन है, इसके स्रोत जो होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमाना। कमी से होने वाले रोग जो है रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर। विटामिन के हमारी आंतों में पाई जाती है, विटामिन के जो होती है वो हमारे आंतों में पाई जाती है। इसका नाम जो है फाइलोक्विनोन है, इसका स्रोत जो है हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। इसका कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमाना। कमी से होने वाले रोग जो है रक्तस्राव इसका अगर विटामिन की कमी हो जाएगी रक्तस्राव नहीं होगा। ठीक। विटामिन B7 जो होता है वो थायमिन होता है, इसका स्रोत जो होता है साबूदाने में होता है, दालें में होता है, मेवे में होता है। इसका कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का चयापचय यानी कि तंत्रिका कार्य के रूप में उसका प्रयोग होता है। ठीक। कमी से होने वाले रोग जो होते हैं वो बेरी रोग हो गया, बेरी रोग हो गया। मांसपेशियों में कमजोरी और काम करने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कमी से होने वाले रोग जो होते हैं वो बेरी रोग हो गया, मांसपेशियों की कमजोरी और काम करने की बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। विटामिन B12 जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है, इसका स्रोत जो होता है दूध, अंडा, हरी सब्जियां होती हैं। B12 इसका कार्य क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करना, त्वचा स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण। और कमी से होने वाले रोग जो होते हैं जीभ की सूजन और मुंह के छाले, और ये क्या है भाई, चिलोसिस। ठीक है। विटामिन B3 जो होता है वो नियासिन होता है, स्रोत जो होते हैं मछली, मांस और मूंगफली होती है। और इसका कार्य क्या है, ऊर्जा उत्पादन और पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका कार्य क्या है, ऊर्जा उत्पादन और पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। आइए देख लेते हैं कमी से होने वाले रोग जो होते हैं पिलेग्रा। विटामिन B3 कमी से होने वाले रोग पिलेग्रा को 4D के रूप में याद किया जाता है, विटामिन को 4D के रूप में याद किया जाता है। डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और अंततः मृत्यु हो जाती है। पिलेग्रा को 4D के रूप में जानते हैं। इस डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, अंततः मृत्यु हो जाती है। विटामिन B5 जो होता है वो पेंटाथोनिक एसिड होता है, विटामिन B5 जो होता है वो पेंटाथोनिक एसिड होता है। स्रोत क्या है, मांस, अंडे, साबुन, अनाज, सब्जियां। कार्य क्या है, हार्मोन का उत्पादन करना और ऊर्जा चयापचय के लिए महत्वपूर्ण होते हैं ये। ठीक है। पेंटाथोनिक एसिड होता है, ये मांस, अंडे, साबुत, अनाज और सब्जियों में पाई जाती है। हार्मोन उत्पादन, ऊर्जा चयापचय के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग जो होते हैं पैरों में जलन होना, इसके बाद डर्मेटाइटिस। ठीक है। और ये जो PDF है आपको हम साइंस बाय महेंद्र में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे हम ये सारी PDF, और इसको आप ले लीजिएगा। विटामिन B6 जो है वो पायरोडॉक्सिन है, और स्रोत जो है मांस, मक्खी, आलू और मछली। इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का चयापचय और तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो कमी से होने वाले रोग जो होते हैं वो एनीमिया रोग हो गया ना। विटामिन B7 जो होते हैं वो विटामिन B7 जो होते हैं वो बायोटीन होती है। इसका स्रोत जो होते हैं वो अंडे हो गया, नट्स हो गया, सोयाबीन हो गया, साबुत अनाज हो गया। कार्य क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करना, त्वचा और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कमी से होने वाले रोग जो होते हैं बाल झड़ना, त्वचा की समस्याएं बहुत सारी होती हैं। विटामिन B9 जो होता है वो फोलिक अम्ल यानी कि फोलिक एसिड के रूप में होता है, या फोलेट। स्रोत क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, कार्य DNA का निर्माण और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। फोलिक अम्ल या फोलेट क्या होता है कि विटामिन B9 इसका स्रोत जो होता है हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, DNA निर्माण इसका होता है, लाल कोशिकाओं का निर्माण होता है। कमी से होने वाला रोग जो होता है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B12 जो कि हम लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं, जो कि काफ़ी मेहनत लग रही है इसको बनाने के लिए, इसको आप ज़रूर पूरा वॉच करिएगा। B12 जो होता है वो साइनोकोबालामिन होता है, इसका स्रोत क्या होता है, मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पादन में होता है। कार्य क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण और तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक। कमी से होने वाला रोग जो होता है वो पैरामीशियम एनीमिया, विटामिन B12 और की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B9 में आयरन पाया जाता है। आयरन जो होता है इसका स्रोत क्या है, मांस, मछली, यकृत, अंडे, हरी सब्जियां, सलजम, अंकुरित गेहूं और खमीर। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B9 में आयरन पाया जाता है,
और इसका कार्य क्या है, आरबीसी का निर्माण करना। इसका कार्य क्या है, आरबीसी का कमी से रोग क्या है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कैल्शियम का स्रोत क्या है, दूध और दूध उत्पाद हरी पत्तेदार सब्जियां, कैल्शियम। इसका कार्य क्या है, मजबूत हड्डियां और दांतों का निर्माण, रक्त का थक्का जमाना, मांसपेशियों का संकुचन। कमी से रोग क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेटस। आयोडीन जो है, इसका स्रोत जो है आयोडीन युक्त नमक, समुद्री भोजन और पानी। कार्य क्या है, थायराइड के सही कार्य के लिए कमी से ग्वाटर हो जाता है। कमी से रोग क्या होता है, ग्वाटर डिजीज हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ठीक है, तो गाइस हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वन शॉर्ट वीडियो में, जो कि आपका डाइजेशन का होगा। इसका होगा डाइजेशन का होगा। तो ये न्यूट्रिशन का चैप्टर जो है आपको हम ख़त्म कर दिए 1 घंटे के आसपास में। इसकी 6 वीडियो थी साइंस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। साइंस मैग्नेट मतलब कि पेड कोर्सेस में ये 6 वीडियो थी। हमने इसको हम 1 घंटे में आपको हम पूरा कंपाइलेशन दे दिया। हो सकता है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा इसको आप वीडियो को वॉच करिए, और बेहतरीन रिवीजन के लिए आपको बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपको हम प्रोवाइड किया गया है। तो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू करिएगा। जय हिंद, जय भारत।